সোমবার থেকে যে বিদ্যালয় করতে হবে সেই নোটিশটা জারি করে वंदे मातरम, क्योंकि ये लोग का स्टैंप पड़ गया ना, वो लोग बंगाल का पार्टी नहीं है। सारे बंद है। सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, अपने से खुलवा लो, वो ज्यादा अच्छा होगा। मैं यूपी से 2 दर्जन जेसीबी मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। पश्चिम बंगाल बदल रहा है। 4 मई को नतीजे आए। नतीजे आने के बाद जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता ने अपने मन की बात कही, अब उसके मन की बात सरकार कर रही है। और सिर्फ कर नहीं रही है, जमीन पर एक्शन हो रहा है। लोग हर दिन एक नया बंगाल देखने के लिए उत्सुक हैं और सरकार अपनी पूरी ताकत झोंके है कि नया बंगाल किस तरीके से हर उगते सूरज के साथ वो लोगों के सामने रख सके। नई सरकार आने के बाद पूरे प्रदेश में एक अलग तरह की हलचल मची हुई है। सीएम शुभेंदु अधिकारी के फैसलों ने प्रदेश की नौकरशाही को सख्त संदेश दे दिया है कि उन्हें अब बदले हुए माहौल के मुताबिक काम करना होगा। और इसको लेकर सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से बंगाल में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है और बीजेपी ने चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए श्री गणेश हो चुका है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बंगाल में माहौल बदलने और जनता के अनुरूप काम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए, जो आने वाले समय में बंगाल में बदलाव के साथ साथ कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। बंगाल में घुसपैठ की समस्या सबसे बड़ी थी, जिसे लेकर सरकार ने बीएसएफ को एक्शन प्लान तैयार करने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जमीन देने का फैसला किया। ममता सरकार में यह फैसला कई साल से लटका था। इसके साथ ही सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने बंगाल में अब खुलेआम सड़क पर या कहीं पर भी जो नमाज पढ़ते थे उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार की उन योजनाओं को भी पश्चिम बंगाल में लागू किया जा रहा है जो ममता सरकार में बंगाल के अंदर लागू नहीं हो पाई, जिसमें आयुष्मान योजना सबसे बड़ा मुद्दा था। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से होने वाले प्रशिक्षण में अब बंगाल के आईएएस और आईपीएस हिस्सा ले सकेंगे। सरकार ने सरकारी नौकरी में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उम्र में 5 साल की छूट भी दे दी। अवैध निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। इसके लिए शुरुआत बुलडोजर एक्शन से हो चुकी। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिस तरीके से पिछली सरकार में सिक्योरिटी लेकर के घूम रहे थे और उस पर काफी पैसा भी खर्च होता था, वो सब सरकार ने वापस ले लिया है। बंगाल में बड़े स्तर पर पशुओं की तस्करी होती थी, इसे रोकने के लिए भी सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं, बड़े फैसले लिए हैं। अब बंगाल में कोई भी पशु मेला बिना लाइसेंस के लगेगा नहीं। मतलब अगर पशुओं का मेला लगाना है तो उसके लिए लाइसेंस लीजिए। ऐसा करने से पशु तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही बंगाल सरकार ने राज्य के किसानों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सब्जियों और फलों पर लगे अंतर्राज्यीय प्रतिबंध को हटा लिया है। हर 15-20 किलोमीटर के ऊपर टीएमसी या लेफ्ट वालों का जब लेफ्ट का कैडर था या इनका जो क्लब था, उसके लोग टोल वसूलते थे, बैरियर लगा रखे थे। 15-20 किलोमीटर चले, अब टीएमसी को पैसा दीजिए, 50 रुपया 100 रुपया, ये चलता था। किसान परेशान था। अब ये सब सरकार ने बंद कर दिया है। कहा ले जाइए अपने वाहन, जहां ओरिजिनल देना है, जहां एनएचआई का है या राज्य सरकार के जहां बैरियर है, वहां पर आप टोल दीजिए। किसानों को इससे ज्यादा बाजार मिल रहा है। इसके साथ ही शिक्षा घोटाले में सीबीआई से जांच, रिटायरमेंट के बाद होने वाली नियुक्तियों पर रोक। क्या था कि कई अधिकारी बड़े फेवरेट होते हैं, किसी भी सरकार में होता है ऐसा, अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद वापस डेपुटेशन पे बुला लिया जाता है, अलग से उनके लिए व्यवस्था बना दी जाती है। वो सब सरकार ने खत्म कर दिया। कई रिटायर्ड अधिकारी ऐसे थे जो वफादार थे पिछली सरकारों के, ऐसे वफादारों को कह दिया गया कि अब आप घर में बैठिए, आपका बहुत हो गया। बंगाल सरकार ने एक तरफ ये सारे फैसले लिए, इसके साथ साथ जबरदस्त चर्चा हो रही है उन बड़े फैसलों की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है कि स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि 18 मई से प्रार्थना सभा में वंदे मातरम राष्ट्रगीत जरूर शामिल होगा। यानी पश्चिम बंगाल का हर स्कूल, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, वंदे मातरम जिसकी उपज ही पश्चिम बंगाल से है, रविन्द्रनाथ टैगोर,
और उसी वंदे मातरम का अपमान होता रहा। अब बच्चे इसे न सिर्फ रोजाना सुबह गाएंगे बल्कि जिएंगे। इसके साथ साथ बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन भी सरकार ने दुगनी करने का फैसला किया है। साथ ही बंगाल सरकार ने बिना परमिशन चल रहे ड्रॉप गेट और टोल बंद करने का निर्देश दे दिया है। सबसे खास बात यह है कि जितने भी फैसले लिए गए हैं वो सीएम शुभेंदु अधिकारी ने योगी स्टाइल में भगवा तौलिया की कुर्सी पर बैठ कर लिए। भगवा जिस दिन शुभेंदु अधिकारी शपथ लेने जा रहे थे, आपको याद होगा कि वो सबसे जब मिल रहे थे तो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें गमछा जो अंगवस्त्र पहनाया था वो भगवा ही था। अब उनकी कुर्सी पर भी भगवा। संदेश साफ है कि ये सरकार किसने चुनी है, किसके लिए है, किसके लिए किस तरह से फैसले लिए जाएंगे। इस सब सरकार के एक्शन और जो फुटेज सामने आ रही, जो तस्वीर सामने से दिख रही है, उसको देख करके एक अंदाजा लग जाता है। और इसे सबसे ज्यादा चर्चाएं आजकल इन्हीं चीजों पर हो रही हैं कि सरकार जिस तरीके के एक्शन के साथ में आगे बढ़ रही है। हर दिन बंगाल की जनता को लगना चाहिए कि नहीं, सूरज नया निकल रहा है, सूरज नया निकला है, नया हो रहा है बंगाल में, बंगाल बदल रहा है। अब जब कुछ बदलाव होता है तो कहीं चुटकी काटी भी जाती है और कहीं किसी को तकलीफ भी होती है। तो जो कर रहे हैं, जिनको जनता ने चुना है, वो तो जनता के लिए हैं, जनता के साथ हैं और जनता की तरफ जो भी उनका ड्यूज है, यानी जो उन्होंने वादे किए हैं उसको पूरा करने में लगे। उनके अपने बयान हैं और जिनको पसंद नहीं आ रहा है, जिनको जनता ने नहीं चुना, उनका अपना दर्द है। तो पहले वो बयान जो सुर्खियों में है। बीजेपी का अपना परिचय दिखाने के लिए यह था हम लोग को नेशनल एंथम। अभी पहनाता है वंदे मातरम, क्योंकि ये लोग का स्टैम्प पड़ गया ना, वो लोग बंगाल का पार्टी नहीं है, ये प्रमाण करने के लिए होता है, दूसरा कोई बात नहीं। घर से निकाल दिया, बाहर से बाहर कर दिया, घर बार चूर चूर कर दिया, उसको दुकान से हटा दिया, प्रॉपर्टी से हटा दिया, बाड़ी से निकाल दिया। उन लोग को पोस्ट वायलेंस के लिए जिसको हुआ, उन लोग को सेफ रिटर्न करना होगा पुलिस को। ये पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग 2000 आदमी को नाम दिया है, 2000 आदमी जिसको घर से निकाल दिया है, एरिया से निकाल दिया है। अभी अभी हमारे साथ भेंट हुआ है आरामबाग का आदमी का, घर से निकाल दिया है, एक क्रिएट किया है और बीजेपी लोग कर रहे हैं और पुलिस उसको हेल्प कर रहे हैं। उस पुलिस को अभी डायरेक्शन दे दिया है और उनको घर में वापस ही करना होगा। इतना बड़ा अचानक इतना बड़ा वकील सज गया, इनको पहले कपिल सिब्बल अभिषेक उनको करोड़ों रुपया क्यों दिया? उसी टाइम तो वो वकील सज के काम करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर पश्चिम बंगाल से आजकल देखने को मिल रही है, आज ही देखने को मिली है। ममता बनर्जी एक वकील की वेशभूषा में अदालत पहुंची, दलील रखने, अन्याय हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ममता बनर्जी अब आखिर अदालत का सहारा बार बार क्यों लेने की कोशिश करें? चलते चुनाव में भी वो आई थी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी दलील रखी थी, जो चुनाव की प्रक्रिया थी, SIR वगैरह वगैरह, इस सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में खुद ही आकर के वकील बन करके और अपनी बात रखी थी। और अब पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने अपनी दलीलें रखना शुरू किया। हालांकि उन्होंने 1982 में लॉ की डिग्री ली थी, मतलब कोर्स, ऐसा नहीं है कि वो लॉ की पढ़ाई नहीं की हुई है, वो एक कानूनी पढ़ाई करके 1982 में और उसके बाद आजकल वकालत भी अपना कर रही हैं। अब सवाल यह है कि बंगाल में जो बदलाव है वो किस तरीके से और कैसे कैसे हो रहा है, उस पर किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रणनीति बना रही हैं और बंगाल की जनता उसको कैसे देख रही है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज श्याम प्रसाद जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजय पांडे जी हैं हमारे साथ में, TMC के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र प्रसाद जी हैं, CPIM के प्रवक्ता हैं। कौशिक भट्टाचार्य जी हैं,
प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, लक्ष्मी प्रसाद जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले संजय पांडे जी आपके पास आऊंगा, चूंकि पिछली सरकार आपकी ही थी, अब नई सरकार है। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के टीएमसी या तो खुश होगी या नाराज होगी। तो ऐसे सरकार के जो मैंने फैसले अभी गिनाए, उसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद आ रही हैं बंगाल का होने के नाते, और कौन सी ऐसी चीज हैं जो नहीं पसंद आ रही हैं? आप चाहें तो इसमें अपने वोट बैंक का ख्याल करते हुए जवाब दे सकते हैं। नमस्कार। अभी सभी जितने पैनल में हैं आप सभी को नमस्कार। बहुत ही अच्छा वार्ता आपने शेखर जी ने आपने रखी है। बात यह है, देखिए मैं शुरुआत में थोड़ी बात जो बता रहा हूं मैं सरकार के बारे में बोल रहा हूं, बाकी काम के बारे में बताता हूं। ये सरकार ही अवैध है। ये सरकार जितने हैं ये भाजपा कैडर के कोई मंत्री कोई विधायक नहीं है श्रीमान जी। ये सभी ईडी कैडर के हैं, सीबीआई कैडर के हैं। ये भाजपा कैडर के तो लोग ही नहीं है। और ये सभी टीएमसी से अवैध रूप से आयात किए गए हैं और उनकी सरकार बनी है। अब ये इस पे हम अब ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। आगे काम की बात पर कहते हैं। काम की बात पे अभी इनकी शुरुआत है। ये काम केवल अभी जो कर रहे हैं भय का वातावरण पैदा करना चाह रहे हैं, अफवाह फैला करके वहां अपना विश्वास हासिल करना चाहते हैं। जो इन पे भरोसा जिस काम के लिए किया है, जिस काम के लिए जनता ने यदि इनको वोट दिया है, ऐसे वोट तो चर्चा में है कि भाई वोट तो इन ज्ञानेश कुमार जी की कृपा से ही आए हैं, लेकिन उस पर भी हम नहीं करेंगे। ज्ञानेश बाबू कुमार जी की कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इनके काम अभी जो भय से करना चाहते हैं, भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, जो जनता को वादा करके आए उस पक्ष में इन्होंने क्या काम किया? काम इनकी कोई शुरुआत नहीं है। ये मकान गिरा रहे हैं, अवैध कब्जा बता रहे हैं। ये इनकी जो शुरुआत है, जनता इस पर आपको अमल करने के लिए अभी बहुत इनका समय लगेगा हुजूर। अभी इनकी जो मानसिकता है, इनकी मानसिकता समझ में आ रही है। ये जो है चाहते हैं कि पुलिस के बल पे, केंद्रीय बल के बल, फोर्स के बल पर जो सेंट्रल फोर्सेज लगी हुई है, उसके बल पे ये जनता को भयभीत करके अपनी सत्ता पर बना रहना चाहते हैं। अरे भाई, आपको यदि जनमत दिया है, जनमत को हम स्वीकार कर लिए, हमारी सीटें कम हो गई, हम सत्ता से बाहर हो गए। आपको जनता ने भरोसा किया है। जनता को जो आपने किया है वादा, उस वादे को आप पूरा कीजिए, क्योंकि आपने भाजपा का ये पिछला इतिहास ही है। ना बिहार में हुआ, ना दिल्ली में हुआ, और कई ऐसे उदाहरण हैं जो इन्होंने कहीं अपने वादा खिलाफी ही किए हैं, वादा को पूरा नहीं किए हैं। ठीक है, दो तीन चीजें आपने बड़ी कह दी हैं संजय जी, अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, आपने दो चार चीजें बड़ी बताई हैं। एक तो ये है, आपने कहा कि ये पुलिस प्रशासन का भय दिखा करके और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हो सकता है इनके पास वो जो बाढ़ के नीचे से, तार के नीचे से, या वैसे ही जो खुली सीमाएं वहां से जो चले आते थे, इनके पास होंगे ही नहीं लोग वैसे, तो कहां अपना ये पुलिस के ऊपर भरोसा करेंगे? पुलिस भी अभी तक तो टीएमसी की कही जा रही थी। पता नहीं, देखिए हृदय परिवर्तन कैसे होता है संजय जी, मतलब रातों रात सब ये बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, दूसरा एक मिनट सुन लीजिए। ओहो संजय जी, पहले बात तो सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात आप कहते हैं। एक तो ये कि आपने कहा कि इनकी सरकार अवैध, सब टीएमसी वाले या लेफ्ट वाले इनकी सरकार में जाकर के विधायक बन करके और बैठ गए, इनके कमल के निशान पे सब चुन करके आ गए। अब बड़ी चीज ये है कि चाहे आप हो चाहे लेफ्ट वाले हों, ये भाई पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, तो जो आपके लीडर्स हैं उनको ये तो देखना चाहिए कि आपका जो सिपह सलार है वो भागा क्यों जा रहा है। सिपाहियों में भगदड़ मची हुई है, नेता कुछ कर ही नहीं रहा है। तो अब पहली गलती तो यहां पे आपकी पकड़ में आती है। बीजेपी तो बटोरने के लिए बैठी ही थी। दूसरा, पुलिस प्रशासन कल तक जो आपका था उसका हृदय परिवर्तन 24 घंटे में हुआ न, वो आपके ना आपके, कम से कम जो आपका कैडर था या जो क्लब वाले थे वो आज भी कम से कम जय बांग्ला करते हुए अपने मुल्क को याद तो कर रहे हैं जहां से वो आए। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। ये आपने और चीज बात नहीं हमारे सुनी कि ये सभी ईडी और सीबीआई कैडर के लोग हैं। हाँ, ये इनका कैडर नहीं है। ये जो आए हैं भाजपा में, हाँ। ये सीबीआई और ईडी के बल पे आए हुए लोग हैं। ये मत समझिए कि इन्होंने बड़ा
अपनी इच्छा जाहिर किया कि जनता की सेवा करना है कमल फूल के साथ। हाँ। इन्होंने ऐसा व्यक्त नहीं किया है कि हम जो जनता को जनता के सेवा के प्रति जो इनकी भावना है, ऐसा ही भावना इनको मतलब ये तो आप साइड, ये तो संजय जी ये और दिलचस्प हो गया। ठीक है, ये जवाब मैं राजन जी से लेकर के जाता हूं सवाल, वरना आप पे ही रहेंगे, आप बड़े अच्छे जवाब देते हैं संजय जी। राजन जी देखिए, टीएमसी जो है वो एक तरीके से हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं को सर्टिफिकेट दे रही है कि उनकी पार्टी में अगर कोई था जिसने गड़बड़ की, जिस पे आरोप लगे, तो सीबीआई और ईडी के डर से अगर वो बीजेपी में चले गए तो हिंदुस्तान की एजेंसियां कानून के हिसाब से काम करवाने में सक्षम है। मतलब शुभेंदु अधिकारी अगर ईडी सीबीआई के डर से भी काम कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? आपको लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ईडी और सीबीआई के डर से काम कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, वो तो संजय जी ने कहा, मैं तो पत्रकार हूं, मेरा काम है सवाल को नरेट करना। नहीं, ये तो स्पष्ट है कि देश का सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है राष्ट्रीय मिशनरी का इतना अच्छा से इस्तेमाल कर रही है। सुब्रतो गुप्ता और मनोज अग्रवाल पश्चिम बंगाल के इलेक्शन कमीशन के दायित्व में थे, आईएएस ऑफिसर। जिस दिन पहला बार कैबिनेट का बैठक होता है, वो बैठक में डिसीजन लेना है कि पश्चिम बंगाल का चीफ बिल कौन होगी, उस टाइम तक वो हुए नहीं है। जो बैठक में डिसीजन लेना है कि पश्चिम बंगाल का प्रधान सचिव कौन होगा, वो बैठक में मनोज अग्रवाल उपस्थित है। और क्या प्रमाण करने की जरूरत है? जो इलेक्शन कमीशन के बल पर भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है, पार्टी जो है, पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटर का नाम काटा है, जो वैध वोटर है। इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं बोल पाया है कि यहाँ पर अवैध वोटर कितने हैं, आज तक ये बात बोल नहीं पा रहे। आपने 27 लाख वोटों का नाम काट के यहाँ पर हालत कर दिया गया। अब पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आप लोग बोल रहे, जो अवैध बिल्डिंग को गिराया जा रहा है, आपने जा रहे पूरा टीवी मीडिया दिखाया रहा है अवैध बिल्डिंग गिराया जा रहा है, तब से ये बात सही है। इलीगल बिल्डिंग बंगाल में बना है, तृणमूल के शासनकाल में बंगाल में इलीगल बिल्डिंग का भरमार रहा है, लेकिन एक बार भी इलीगल बिल्डिंग को जो गिराने गए हैं, तो जो कल जो तपसिया में गिर रहा है, आज देखा जा रहा है उसका फायर लाइसेंस है, आज उसका देखा जा रहा है प्रॉपर्टी का टैंक भरा हुआ है, उसका जीएसटी का बिल है, उसका तमाम फैक्ट्री लाइसेंस है, उसके बाद भी उसको 24 घंटा का समय नहीं दिया। अगर हम एक घर में रहते हैं 30 साल से, इस घर में रहते हैं और अचानक से सुबह को हमको आके बोल देगा कि आप जो घर में रहते हो इलीगल घर है और आपको घर से बाहर निकल जाना पड़ेगा, तो हम कलकत्ता शहर के एक नागरिक होने के नाते हमें एक बार समय भी नहीं दिया जाएगा अपना घर का सामान को निकाला जाए। ये है शुभेंदु अधिकारी का सरकार मानने के साथ साथ डर और भय का माहौल लगाया जा रहा है। पूरा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना बुलडोजर मॉडल को दिखा करके कामयाब होने की कोशिश कर रही है। और आपको मालूम है, इशू भटकाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के लाखों लाख नौजवान एनआई नीट का एग्जाम दिए, लेकिन आज यहाँ पर नीट का हालत क्या है देख ली। तो ये सब तमाम मुद्दा है और यहाँ पर वही हालत है जिस तरह से मनोज अग्रवाल को बीजेपी यूज कर रहा है, तृणमूल कांग्रेस ने आलापन बंदोपाध्याय को और राजीव कुमार आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर को उसी तरह इस्तेमाल किया गया। सिर्फ झंडा बदल गया है पार्टी का, लेकिन काम वही हो रहा है पश्चिम बंगाल में, नया काम कुछ नहीं हो रहा है। नया काम नहीं हो रहा है, आपको मजा नहीं आ रहा, ये बात लेफ्ट ने कही है। भाई आप देखिएगा, मैं जब आऊंगा श्याम प्रसाद जी, देखिए लेफ्ट को मजा नहीं आ रहा, आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन इनको मजा नहीं आ रहा है। मैं आपसे सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में जाऊंगा मैं कौशिक भट्टाचार्य जी के पास। भट्टाचार्य साहब, यहां दो मसले हैं। एक तो यह है कि आप बताइए, बीजेपी की सरकार बन गई तो पश्चिम बंगाल के लोगों से, बच्चों से वंदे मातरम गवाएंगे। सरकार आर्डर दे रही है, कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है। उसके अलावा यह कह रहे हैं कि हम अवैध घुसपैठ जिन लोगों ने की है लेफ्ट के समय पे या टीएमसी के समय पे, उन सबको बाहर करेंगे। अब बताइए, इतना बड़ा वोट बैंक के बाहर कर देंगे, कोई पार्टी कैसे जीत के आ पाएगी दोबारा? आज मान लो चुनाव आयोग आज एसआईआर करके बैठा है, कल की डेट में सबको मान लो लिस्ट वगैरह बना भी दे, तो ये जब भगा ही देंगे तो फिर वोट कैसे देगा वो आदमी? वो तो अपने देश में चला जाएगा। तीसरी बड़ी चीज, बुलडोजर से मकान गिराए दे रहे हैं, कांग्रेस कहीं प्रदर्शन नहीं कर रही है। और एजेंसियों की जहां तक बात रही है, तो भाई आपकी आजादी के बाद से सरकारें नहीं है, जो आपने संस्थाएं खड़ी की, वो देखिए कितना बढ़िया काम ये करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, ये भी आप बताइए। कांग्रेस कहां है इस पूरे पश्चिम बंगाल के सिनेरियो में? अच्छा, आपका तो पहले दूसरा वो क्वेश्चन जो है वो गलत है, और तीसरा आप जो बात बताया कि बुलडोजर से जो गिराया जा रहा है घर और कांग्रेस ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, ये भी गलत है। थोड़ा मीडिया में देख लीजिए, आज तिलजला का युवा कांग्रेस का जो है उन्होंने आज बाहर आया है, मीडिया को स्टेटमेंट दिया है। तो ये दोनों में मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही गलत था। पहले वाला आप जो क्वेश्चन किया जी कि वंदे मातरम को लेके यहाँ पे पता नहीं है, जो है बीजेपी है, अब लोग है, कितना आदमियों ने पूरा वंदे मातरम गा सकेगा। हम लोग
जब छोटा था, सुबह 6 बजे जब रेडियो ऑन करते थे, वंदे मातरम होता था, हम लोग सुनते थे, हम लोग गाते थे। वो चारों लाइन जो बंकिम चंद्र जी ने लिखा था, आपका जो बीजेपी का बंकिम दा लिखा था, हाँ, वो चारों लाइन उन्होंने 1875 में वंदे मातरम लिखा था। बीजेपी को ये पता नहीं है कि जो उन्होंने वर्ड्स बाद में ऐड किया 1882 में, जब वो आनंदमठ वो जो किताब लिखा तभी वो ऐड किया, बिकॉज वो किताब के जो किस्सा के लिए वो गानों को वो बड़ा किया। वंदे मातरम एक्चुअली वो 4 लाइन का है। इन लोग को पता ही नहीं है, जो बंकिम चंद्र को बंकिम दा बोलता है, ये इन लोग को कुछ पता ही नहीं है। उन लोग खाली एक नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो ही वॉज अ इंटरनेशनल पोएट, उनको काटने के लिए इनको वो लोग बंकिम चंद्र को ला रहे हैं। उनको पता ही नहीं है वंदे मातरम क्यों लिखा गया है, कौन लिखा है, और बाद में जो ऐड किया इतना बड़ा गाना क्यों वो स्कूल में सुना रहा है, इनको पता नहीं है। ये नंबर 1। नंबर 2, आप जो बोला है जो वोट बैंक हम लोग को क्या होगा, इंडिया में, भारत में 80% हिंदू है। बीजेपी एक पार्टी है जो हिंदू का वोट लेके चुनाव लड़ता है। फिर भी बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं है हम लोग का कंट्री में। हिंदू लोग उनको विश्वास नहीं करते हैं। उसका गवर्नमेंट दोनों क्राच लेके चलता है। वो 80% हिंदू पॉपुलेशन होते हुए भी वो लोग मेजॉरिटी नहीं पाया है। वो लोग हिंदू लोग उनको विश्वास नहीं करता है। इन लोग डाकात है, तस्करी करता है। जैसे अभी वो वोट चोरी किया है, बिहार से शुरू हुआ, अभी भी यहाँ पे वोट चोरी हुआ, हाँ हुआ, हम लोग उसको काउंटर नहीं कर सका। टाइम आएगा जब हम लोग इसको काउंटर कर सकेगा। एक बात में असम का इलेक्शन में भी था, सिलचर में था, बराक वैली में, वहां पे जब अमित शाह ने गया था, उन्होंने बोला था कि 10 साल में हम लोग ये कोई आइडेंटिफाई कर नहीं सका बांग्लादेशी को और घुसपैठियों को, हम लोग को और 5 साल दे दीजिए। ऑन रिकॉर्ड ये घुसपैठिया का जो अब लोग ये किस्सा बना रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। पहले दिन से शुभेंदु जी ने बताया बांग्लादेशी और रोहिंगा, एक भी रोहिंगा तो छोड़िए, बांग्लादेशी को भी पकड़ नहीं पाया। ये तो एक अब लोग नैरेटिव बना रहे हैं, हेट्रेड तैयार कर रहे हैं। कौशिक जी बाकी है हेट्रेड बना के, नहीं मेरे को खत्म करना देना, ठीक, जल्दी वो हेट्रेड करके जो डिवाइड करके वो वोट बैंक बनाएगा, वो लोग यही कर रहे हैं एंड यही वो करते जाएगा। और एक चीज और भी सुन लीजिए, ममता जी ने जो किया था वोट का पहले, जो बोला था कि वो मिल्किंग काउ है मुस्लिम कि, और बोला था कि उन लोग को टाइम लगेगा 2 मिनट वो हिंदुओं को भगा देने के लिए, वो लोग वो हिंदू वोट को और भी कंसंट्रेट किया था। पता नहीं है ये आरएसएस के वो जो आरएसएस का वो दूसरा फ्रंट है, क्योंकि वो तो उसको तो फंडिंग मिलता है। पता नहीं है उन लोग उनसे ये बुलाया कि नहीं, क्योंकि एक भी इतना करप्शन हुआ, एक भी बनर्जी फैमिली का कोई भी पकड़ नहीं जाएगा। उनको एक सेफ पैसेज दिया है, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ फ्रॉम टीएमसी टू बीजेपी। चलिए ठीक है कौशिक साहब, आपने अपनी बात रखी है और पुख्ता तरीके से रखी है। दूसरा, मेरा काम है सवाल पूछना। सवाल आपकी नजर में गलत हो सकता है, सवाल आपकी नजर में या किसी की भी नजर में सही हो सकता है। मेरा काम है सवाल रखना, उसको सही या गलत देखना वो पूरी तरीके से हमारे पैनलिस्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सवाल तब बनता है, धुआं तभी उठता है जब आग लगी होती है। और अगर आपकी नजर में कोई रोहिंग्या या कोई बांग्लादेशी, ये मैं एक पत्रकार होने के नाते यूं ही कह दे रहा हूं, उसके लिए मुझे बीजेपी से जवाब लेने की जरूरत नहीं। एक हिंदुस्तानी होने के नाते इतना हक मेरा भी बनता है। अगर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या हिंदुस्तान में घुसे ना होते तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग ना करवाया होता। ये घुसे हैं साहब, भट्टाचार्य साहब। गलत है, गलत है। आपको पता ही नहीं है बांग्लादेश का युद्ध क्यों हुआ?
यही अब क्यों हुआ आपको ठीक, पता ही नहीं ठीक। है। अभी नहीं, अगर नहीं हुआ, ओके, ठीक। मैं हाथ जोड़ता हूं, आपको पता नहीं, कोई बात, ये गलत स्टेटमेंट ये ठीक है, गलत स्टेटमेंट। अब इसी स्टेट में जानता था कि आप यही कहें, जर्नलिस्ट ठीक, है, ठीक। अब गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं जानता था कि आपका स्टेटमेंट यही होगा, 71 का वार अब क्यों इसका हुआ था, जवाब मेरे को बीजेपी से लेंगे, समझिए आप। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, यू आर लीडिंग रॉन्ग डिबेट। ठीक है, अभी जब कोई चीज गलत होती है तो उसको सही करने का मौका भी होता है। अब ठीक है, मेरे को मिलेगा, बिल्कुल ठीक बात है ना श्याम प्रसाद जी। अब आप बताइए कि वो युद्ध क्यों हुआ, इंदिरा गांधी ने जो फैसला लिया वो क्यों लिया, और उसके अलावा जो बीजेपी के ऊपर अभी विपक्षी दलों का आपने रिएक्शन सुना है, तो आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग खुश नहीं है, कुछ लोगों में डर आ रहा है। तो आप किसको डरा रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं, और किन लोगों के इस्तेमाल से आप ये सारे काम कर रहे हैं? एक आरोप यह है कि आप सीबीआई और ईडी का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका डंडा दिखा करके आप अपने सीएम से लेकर के और डीएम तक सब एक लाइन में खड़े कर दिए हैं। शेखर जी, मैं तो पहले बोलना चाहता हूं, जो विपक्षी है वो अपने जो सीट की है कुर्सियां बांध ले, और जो बिल में घुसे हैं उनको भी बोलता हूं जो अपना जो छत है वो ढाक ले, क्योंकि जो बाहर से आए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो अपने भारत के लिए खतरा है, जिन्होंने गुंडा राज चलाया है बंगाल में, जिन्होंने कत्ल किया है, इन किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, इन सब का हिसाब होगा। ये भारत है भाई साहब, ये कोई धर्मशाला नहीं है। जो ये लोग बोल रहे हैं ना, जे कहीं घुसपैठिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अरे ये इन लोग का वोट बैंक है, इन लोग के लिए ही तो इन लोग का वोट मिला है। अभी जो हालात चुनाव के नतीजे आए हैं, इनके अगर आंकड़े आप देखेंगे, जो 80 सीट टीएमसी को मिला है, वो देखिए एक जाति जहां पे उनका संख्या ज्यादा है वहीं से मिला है, और जो सनातनी है, जो हिंदू है, उनके जगह पे इन्होंने खाली है। क्योंकि जब हिंदुओं को ऊपर अत्याचार होता है, जब चंदन जैसे हमारे हिंदू के ऊपर जो सीपीएम के हैं उनको भी हत्या की जाती है, उनके घर पे रेकी की जाती है, दीवार पे काली दिया जाता है, और वो नंबर लिख के वहां पे हत्या की जाती है, सीपीएम चुप बैठती है। कांग्रेस कांग्रेस के हाथ सीपीएम काटे थे, जो साइबरी जो घटना थी, जहां पे बच्चे को भी जो चूल्हा है उसमें झुलसा गया था, ये सब बारे में कुछ नहीं ये लोग बोलेंगे, क्योंकि अब एक ही जो है ना, ये इंडी जोट में आए हैं। और करप्शन जब हो रहा था बंगाल में, जब आदमी के ऊपर टॉर्चर हो रहा था, तब ये लोग अपने आप में भाग बटोरा करके खा रहे थे, क्योंकि यही टीएमसी वाले जब सीपीएम वाले को लेके वो 99 में फिश फ्राई खिला रहे थे, सीपीएम तब कुछ नहीं बोल रहा था। अब देखिए, जब जनता ने निर्णय किया जे जहां तक अभी इनको हटाना है, और ये आखिर में जो चुनाव हुआ ना शेखर जी, ये चुनाव किसी पॉलिटिकल चुनाव नहीं था, ये चुनाव था टीएमसी बनाम पश्चिम बंगाल का जनता का चुनाव था, और जनता ने उनको इतना नकारा है, जो सरकार में सत्ता में थे वहां से चले गए हैं 80 तक, तो उनको अभी खुद को टटोलना चाहिए कहां कहां उनकी गलती है। और जो आप बोल रहे हैं ना बुलडोजर चल रहा है, अरे भाई साहब आप लोग देखिए, चैनल में दिखा रहा है, जो एमएलए थे उनका घर में पहले क्या था, टूटा फूटा मेरा का घर था, अभी राजमहल बना हुआ है। किसी झोपड़ी में जाके दिखा रहे थे एक चैनल में, जो ऊपर से तो झोपड़ी की तरह लग रहा है, जब अंडरग्राउंड में जा रहे हैं तो राजा का महल भी वहां पे फीका लग रहा है भाई साहब। तो ये लोग इतना चोरी डकैती किए हैं, तो इनको तो बताए कुछ नहीं। और युवा जो श्रेणी है, इनका नौकरी, अब सोचिए 26,000 शिक्षक का नौकरी किसने बेचा, कोर्ट का राय है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का राय है, वो भी नहीं मानती है। ममता बनर्जी बंगाल को वो मानती है जो भारत से जा बाहर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो राय देता है वो राय नहीं मानती है, और अभी वो कोर्ट में जा रही है। अभी चलिए,
ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। मैं लक्ष्मी प्रसाद जी के पास जाता हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, और बहुत सारी जो राजनीतिक बातें हुई हैं उसका विश्लेषण भी वो करेंगे। तो लक्ष्मी जी, जो बातें अभी आपने हमारे पैनलिस्ट से सुनी है, मैं आऊंगा संजय जी, आप ही के पास आऊंगा उसके बाद, तो उसका एक तो विश्लेषण, दूसरा 2-3 चीजें अहम हैं। एक तो यह कि जिस तरीके से वंदे मातरम को कंपलसरी किया है सरकार ने, उसका इंपैक्ट, जिस तरीके से बुलडोजर या सरकार की जो सख्ती है उसको लेकर के जो एक बौखलाहट है विपक्ष की, वो भी सामने से आ रही है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि माल मर्दा निकल बहुत रहा है। यह बात सही है कि वो तो हमारी चैनल्स में आ रही है ये खबरें कि आप ऊपर से झोपड़ी लग रही है, उसमें अंदर घुसे तो पता चला तहखाना है, और उसके अंदर जो है वो तो मतलब क्या बताया जाए, मतलब 1.5-2 लाख रुपए सोने की पॉलिश वाले बिस्तर निकल रहे हैं। मतलब अजीब ही हाल है मतलब पश्चिम बंगाल का। तो ये जिस तरीके का इस समय बंगाल आप देख रहे हैं, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? इसमें जो तकलीफ है, जो दर्द है लोगों का, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे घुसपैठिए हो, या फिर जिनका सुख है, जिनको बंगाली जनमानस में जिनको जगह मिलती है, तो किस तरीके से आप इसका विश्लेषण करेंगे? कहना चाहेंगे कि 4 मई को जो नतीजे आए और जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को जो अपना समर्थन दिया है, तो बाकी जो भी विरोधी दल है, टीएमसी हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे कांग्रेस हो, से सर्वोपरि तौर पे रखना चाहिए, क्योंकि जनता का मैंडेट को जो है हमें रिस्पेक्ट करना होगा। दूसरी चीज है कि जनता ने जो है परिवर्तन के लिए या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया, उनमें उन्होंने अपना विश्वास दिखाया और टीएमसी को वहां से बाहर किया है। रही अभी शुभेंदु जी की सरकार के बारे में, तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार अभी नई आई है, जस्ट 9 तारीख को ही उनका शपथ ग्रहण हुआ है, तो हम लोग अभी बहुत ज्यादा जो है उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो है पश्चिम बंगाल की जो इमेज है उसको बदलने की कोशिश करे। अब ये कितना बदल पाते हैं ये तो समय ही बताएगा और जनता उसका निर्णय लेगी। रहा वंदे मातरम का जो आपने सवाल किया है, तो वंदे मातरम जो है ये हमारे संविधान में अगर देखा जाए तो 24 जनवरी 1950 को इंक्लूड किया गया, यानी डाला गया। इसके अलावा जो है जनगण मन भी डाला गया था 24 जनवरी 1950 को ही। अब इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने वंदे मातरम को चुना है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या जो भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहेंगे कि अगर दोनों गानों को अगर राष्ट्रीयता की भावना से देखा जाए या देश के ब्रॉडर सेंस में देखते हैं, तो दोनों जो है एक राष्ट्रगान है और एक राष्ट्रगीत है, दोनों को ही अगर हम लोग सम्मिलित करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए शिक्षा जो है, अगर हम अपने जनमानस के लिए एक समाज तैयार करने के लिए अगर हम उसको कर रहे हैं और अगर वो संविधान में भी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका अन्य किसी पार्टी के द्वारा विरोध किया जाना चाहिए राजनीतिक तौर पे। ठीक है लक्ष्मी जी, एक सवाल चूंकि बीच में चर्चा में छूटा सा रह गया, मैं जाऊंगा कौशिक जी के पास तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 1971 का जो युद्ध था, जो उस युद्ध की विभीषिका थी, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जिन कारणों से अलग हुआ, जो तकलीफ इंदिरा गांधी की थी, जो दर्द हिंदुस्तान का था, उसको भी मैं चाहूंगा कि आप इसी जगह पर स्पष्ट कर दें। देखिए, 1971 में जो ये बांग्लादेश का डिवीजन होता है, तो हम लोगों को इसके पहले के इतिहास में थोड़ा जाना होगा, क्योंकि जब हम लोग जो है 1947 में डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन का आधार जो है धर्म रहा है कि हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय जो है दो एक टेरिटरी में रहेंगे, एक जगह पे वो नहीं रह पा रहे हैं। तो इसलिए देखा जाए कि ये हिंदुस्तान का या इंडिया का जो है डिवीजन होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जो मुस्लिम बहुल वाले क्षेत्र हैं, वहां पे जो है मुस्लिम बहुल वाले क्षेत्र जो है पाकिस्तान के साथ जाते हैं। अब मुस्लिम बहुल वाले क्षेत्र में जो है बहुत सारे और भी हिस्से रहते हैं, लेकिन वो इंडिया के साथ आने के लिए जो है अपना समर्थन देते हैं। इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अगर देखा जाए तो जियोग्राफिकली दो टेरिटरी बन रही है। बीच में इंडिया का रीजन आ रहा है, इधर आपका वेस्ट पाकिस्तान आ रहा है, इधर ईस्ट पाकिस्तान आ रहा है। दोनों ने जो है रिलीजन के बेसिस पे जो है एक समझौता किया और जिससे पाकिस्तान का निर्माण हो रहा है। लेकिन 1971 या 1900 जब लैंग्वेज मूवमेंट शुरू होता है, बांग्ला लैंग्वेज मूवमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि उर्दू का जो है इंपोजिशन किया जाएगा वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा, तो हम लोग ये देखते हैं कि लार्ज स्केल पे जो है एक विरोध प्रदर्शन
ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि 1971 में जो है बांग्लादेश अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ता है और जीतता है। रहा उस प्रक्रिया में जो है लार्ज संख्या में जो है रिफ्यूजी पॉपुलेशन जो है, बांग्लादेश चूंकि नेबरिंग स्टेट था, मैंने इंडिया के तौर पे देखा जाए तो स्टेट हम कहेंगे, वहां से देखेंगे तो कंट्री के हिसाब से इंडिया का जो नेबरिंग स्टेट था वो वेस्ट बंगाल था। तो इसलिए लार्ज स्केल में जो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ और उस दौरान जो है लेफ्ट की सरकार यहाँ पे रही है, उन्होंने जो है इसका सेटलमेंट किया। सेंटर पे जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार रही है। तो इस सिचुएशन में देखिए कि साउथ एशिया में जो है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान का एक डिवीजन जो है उस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये भी एक पोर्ट्रे किया जाता रहा है कि एक सरकार का जो है एक देश का जो है डिवीजन कर दिया गया। लेकिन लार्ज संख्या में जो है बांग्लादेश से लोग वेस्ट बंगाल में आए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सरकार की बहुत सारी पॉलिसी भी रही है कि उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए। इसके पीछे ये वजह भी रही है कि चूंकि वहां भी पॉपुलेशन जो है वो बंगाली भाषा बोलता है और यहाँ की पॉपुलेशन भी जो है बंगाली भाषा बोलती है। लेकिन धर्म के आधार पर हमने 1947 में फैसला ले लिया था कि हम बटेंगे, मतलब जिन्ना और नेहरू ने यह बात तय कर दी थी कि हम बटेंगे। श्याम प्रसाद जी, आप अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। जी, मैं इसमें थोड़ा जोड़ना चाहता हूं। जब बंटवारा हो रहा था तो आज जिस बंगाल में बैठ के मैं डिबेट कर रहा हूं, इस बंगाल को भी पाकिस्तान को दे दिया गया था। वो हमारे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने तब लड़ाई की, लड़ाई करके पूरे बंगाल से आधा को लेके आए। कांग्रेस ने इंडिया पाकिस्तान किया था, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पाकिस्तान को तोड़ के वहां से बंगाल को इधर लेके आया था। ये इतिहास भी जानना चाहिए था, लेकिन कांग्रेसियों ने इस इतिहास को तो छुपा दिया, कहीं पे बताया भी नहीं। ठीक है श्याम जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, वरना मामला इसी जगह पे। ठीक बात है, ये इतिहास के पन्ने हैं। मेरे ख्याल से कौशिक जी को जवाब मिला होगा कि हम क्या करें, उसमें जितनी चीजें लिखी हुई हैं वो सब हमने पढ़ डाली, अब जो चीज याद आएगी उसको बताया जाएगा। श्याम प्रसाद जी ने अपने हिस्से का इतिहास सामने रखा है, कौशिक जी के पास उनके हिस्से का इतिहास है, मेरे पास मेरे हिस्से का इतिहास है, राजेंद्र जी हो या संजय जी हो, सबके पास अपने अपने हिस्से का इतिहास है। किताबें इतनी लिखी गई हैं, इतने लोगों ने लिखी हैं, कौन सी ऑथेंटिक माने कौन सी ना माने, और जो लिखा है उसको आप झुठला भी नहीं रहे हैं। तो ये अपनी अपनी तरह का है, इस पे हम चलते रहेंगे। ये हमारे हिंदुस्तान में ही है कि हमारे यहां औरंगजेब और बाबर के बारे में ज्यादा पढ़ाया गया, राणा प्रताप और शिवाजी के बारे में कम पढ़ाया गया। ये स्थिति है हमारे देश में, इसमें कोई गलत बात नहीं है, झूठ नहीं है। मैं संजय पांडे जी अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो स्थिति 2011 में जिन बातों को लेकर के आपकी सरकार बनी थी, बंगाली समुदाय के आत्म स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, उन चीजों को बहुत पहले बहुत तरीके से तिलांजलि दे दी गई। 15 साल शासन जरूर रहा, लेकिन बंगाल अपनी तरह से एक दुख में चला गया, जिसका रिपरकेशन 2026 में सबसे ज्यादा किसी भी वजह से अगर देखा है तो आपकी पार्टी ने देखा है। अब सवाल इस बात का है कि बंगाल की जो अपनी पहचान थी और धर्म के आधार पर अगर हम बढ़ चुके थे, तो जो असल हिंदू हैं बंगाल में जो रहते हैं उनकी दुर्गति होती रही और आप चुप रहे। वो इतना नाराज हो गए कि सत्ता से उखाड़ फेंका। शेखर जी, आपको पहले सब बताने के पहले एक सलाह देते हैं कि ये बीजेपी प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक के बाद में आकर के आप भी अपने कुछ बहक करके ऐसा ना बोल जाए कि बाद में चैनल में आपको माफी मांगना पड़े। शेखर जी, अब आगे की बात करते हैं। शेखर जी, अब आगे की बात आप हैं तो मैं बहक, अरे आपके रहते मैं बहक जाऊं, ये भी तो गलत है। मैं तो सवाल ही नरेट कर रहा हूं। कौशिक भट्टाचार्य जी हैं, राजेंद्र जी हैं, संजय जी हैं, मैं तो इन्हीं की ओहो, आप तीन लोगों के रहते ये दो आदमी कैसे भटकाएंगे मुझे, आप बताओ। फिर तो आपके ऊपर सवाल उठेगा था। अब दूसरी बात बता रहा हूं, आप बताइए। अब दूसरी बात बता रहा हूं कि देखिए ये जितने भी चल रहे हैं ना, ये दोनों के बातों में आकर के ठीक है, आप अपनी बात रखें, कोई हर्ज बात नहीं है, लेकिन भागने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आपको कहना चाह रहा हूं कि ये बांग्लादेशी और घुसपैठिए और ये जो है ये झारखंड के चुनाव में भी हुआ था, बिहार के चुनाव में हुआ था और पश्चिम बंगाल के चुनाव में आए। इन्होंने कोई घुसपैठिया नहीं पकड़ा, ना कांग्रेस के रिजीम में ना टीएमसी के रिजीम में क्या आया, इन्होंने कुछ नहीं बताया। और उसके बाद ये
बांग्लादेश की इतनी चर्चा क्यों हो रही है शेखर जी, ये खास बात आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश की चर्चा के पीछे रीजन ये है कि आदरणीय ट्रंप साहब के सामने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अब पाकिस्तान का नाम लेने से भी परहेज करने लगे हैं। यार पाकिस्तान का नाम न कोई बीजेपी के प्रवक्ता लेते हैं, न कोई नेता लेते हैं, न कोई मंत्री लेते हैं। अब ये अपना सारा जो है भारतीय नागरिकों को बहका करके बांग्लादेश की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले जान लीजिएगा, ये बांग्लादेश मुद्दा नहीं है, पाकिस्तान से अपने आप को अलग करके बांग्लादेश पर केंद्रित करने का मुद्दा है। इसमें आप हमारे जितने प्रवक्ता हैं आप इनसे पूछ लीजिएगा कि पाकिस्तान का नाम लेने से परहेज करते हैं। अब दूसरी बात आते हैं कि हम 2011 में जो सरकार बनाए थे माँ माटी मानुष के लिए बनाए थे। माँ माटी मानुष आज भी मेरे साथ है। और आप कहते हैं ना कि मैंडेट दिया, जो 27 लाख जो वहां के वंचित रह गए वोट देने से, यदि उनका वोटर लिस्ट जारी होता तो 135 सीट प्रभावित होता। किस पार्टी को मिलता ये नहीं कहता हूं, लेकिन 135 सीट प्रभावित होता। वह 27 लाख वोट जो है मेहरबानी से, गणेश कुमार जी के मेहरबानी से हमको उनको मौका नहीं मिला। दूसरा और कहते हैं कि इनको लाभ कैसे देते हैं। इन्होंने जो वहां पर उन्होंने किया, वहां के चुनाव आयुक्त ने उनको देखिए कैसा अवार्ड मिल रहा है। आप आश्चर्य कीजिएगा, जो चुनाव आयोग थे उनको अवार्ड दे करके उनको कहाँ लाया जा रहा है। और कहते हैं कि अब रिटायर पर्सन को नहीं, केंद्र में आधे लोग जो है रिटायर हैं या रिजेक्टेड हैं, चाहे रेल मंत्री हो चाहे विदेश मंत्री, सब रिजेक्टेड हैं। ये सभी रिजेक्ट किए गए हैं सरकार के द्वारा, लेकिन मंत्री बने हुए हैं। इसलिए वो जितनी भाषा बोल रहे हैं उस भाषा में आप शेखर जी मत पढ़िए। माँ माटी मानुष के लिए बने थे, माँ माटी मानुष मेरा धर्म है, आज भी विचारधारा है। माँ माटी मानुष के लिए हम काम करेंगे, उनकी समस्याओं के लिए आंदोलन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे, सरकार को घेरेंगे, क्योंकि सरकार ने आपने बनाई है तो आपको काम करना पड़ेगा। बंगाल में मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करने के मौका नहीं लेंगे। बात है संजय जी, अब आपको काम करना होगा, काम करना होगा। ये श्याम जी आप नोट करते चलिए, बात करना होगा। ठीक बात है संजय, अब मेरी भी तो सुन लीजिए संजय जी, बांग्लादेश भेजा, ये बात करना होगा शेखर जी। इसलिए आप उनके बात में बहकिएगा नहीं। अरे बहुत अच्छे, मैं आपको जानता हूँ। आप संजय, मैं एक मिनट श्याम प्रसाद जी आप रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। अभी देखिए मैं आ रहा हूँ कौशिक जी, आप ही के पास आऊंगा। मैं जान रहा हूँ आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। पहले मैं संजय जी को ये मुतमईन कर दूं। देखिए संजय जी, ऐसा है जैसे आप सब लोग प्रवक्ता हैं, अब हमको जो है यहां पर यह काम है कि भाई तुम सवाल पूछोगे, तो अब सवाल जो आप लोग चर्चा कर, देखिए मेरे प्रोग्राम में डिबेट नहीं हो रही है, सब लोग देखिए कितने आराम से चर्चा कर रहे हैं। ये चाय पे चर्चा मान लीजिए, चाहे आप शाम की दवा पे, जैसे हमारे अखिलेश यादव जी कहते हैं, उस पर चर्चा मान, चर्चा ही है ये। तो इसमें मानहानि और बुरा मानना ये सब नहीं होता है, बड़ी स्वस्थ चर्चा होती है ताकि आदमी सुने आपको और उसके बाद अपने मतलब की बात निकाले। अब जरा हम कौशिक जी के पास चलेंगे। संजय जी पहले देखिए, बड़ी देर से हमारे कांग्रेसी भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जी बात रखी है शेखर जी, आज मैं आपसे बहुत प्लीज्ड हूँ कि आपने जिन मुद्दों पर रखा है वो आप दुखती रग पे हाथ रखा है बीजेपी का। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी एक सेकंड अगर देखिए, जो आदमी, मेरा अपना मानना है, मैं पत्रकार नाते सभी को कहता हूं, अगर हमको अपना दर्द कम करना है तो आप सब जो राजनीतिक दल के लोग हैं इनकी रगें दुखती रहें, इसी में हमारा सुख है आम जनता का। तो मैं तो आम जनता की तरफ से हूं, तो आप जितनी देर आपकी रगें दुखेंगी उतनी देर हम सुखी रहेंगे। भट्टाचार्य साहब, आपकी रगें सबसे ज्यादा दुखी हैं, आपने सबसे लंबे समय तक शासन किया है कांग्रेस में, बताइए कहां कहां दुख है। देखिए, पहले तो मैं संजय जी को दाद देना चाहता हूं, इतना चोरी पकड़ने का बाद भी उन्होंने चैनल में आके बैठ के उनका पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, आपको दाद देना चाहिए। कलेजा चाहिए भाई। हाँ, हर रोज कुछ ना कुछ निकल रहा है। अभी तो सब नीचे में था, उधर में था, जहां भी घुस रहा है वो माटी को सोना कर लिया है, आपको दाद देना चाहिए। कांग्रेचुलेशन। पारस पत्थर है हमारी ममता दीदी, बिल्कुल। जो लेकिन और भी एक बात है, जार माथा दीदीर हाथ, शेख है जेलेर भात, मतलब दीदी जिसको आशीर्वाद करे उसको जेल में जाना पड़ता है। बंगाल में ये भी बात है, जार माथा है दीदीर हाथ, शेख है जेलेर भात, ये भी एक बात है। हाँ, सो ये बात है। और ये
दूसरा बात जो ये है, जो श्यामा प्रसाद जी तो 1941 से 43 तक फजलुल हक से मिलके, मुस्लिम लीग से मिलके गवर्नमेंट चलाया था। और जो पार्टीशन का प्लान हुआ था, तभी फजलुल हक जी के साथ ही ये पार्टीशन का प्लान हुआ था। और ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये आधा घंटा 10 मिनट में बात करने से नहीं होगा। हाँ। लेकिन ये 71 का वॉर में जो रिफ्यूजी आया था, वहां पे हिंदू मुस्लिम रिफ्यूजी नहीं आया था, वहां पे बंगाली लोग आया था, बंगाली स्पीकिंग लोग आया था, जिसको पाकिस्तान का उर्दू स्पीकिंग लोग राजाकार ने जिसको कत्ल कर रहे थे। ये हिंदू मुस्लिम नहीं था, ये बांग्ला और उर्दू का एक लड़ाई था। सो ये गलतफहमी में मत रहिए कि उस टाइम में हिंदू लोग आया है, उस टाइम में हिंदू मुस्लिम दोनों ठीक आया है। कौशिक जी, आपकी बात से 100% मैं इत्तेफाक रखता हूं। इस बात से तो मैं मानता हूं कि ये जो लैंग्वेज वाला पैटर्न आपने बताया है, ये था बंगालियों में कि हम उर्दू वाला पैटर्न नहीं लेंगे, हम यहां बांग्ला हैं, बांग्ला बोलते हैं, हम अपने पैटर्न पर रहेंगे। वो बात आपकी मैं मानता हूं, लेकिन ये होता क्या है मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा। अब ये जवाब मुझे जो है लेफ्ट देगी, सबसे मेरा सवाल आएगा। मेरा बात अभी और भी थोड़ा सा करके बिल्कुल करिए, चर्चा हो रही है। हाँ। और आप बोले थे कि जब हिस्ट्री बुक में हम पढ़ा है कि मुगल पढ़ा है, शिवाजी नहीं पढ़ा है। लेकिन शिवाजी अगर हम पढ़े ना, बंगाल में जो बोर्गी बोल के आते थे सिराजुद्दौला और उसका टाइम में, वो लोग प्लंडरर्स था। महाराष्ट्र से आते थे शिवाजी, और उनका जो डिसेंडेंट्स था उसका सेना आते थे, क्योंकि वहां पे ड्राई लैंड था, वहां पे उतना वो सस्ता नहीं होते थे। वो लोग आते थे कलकत्ता बंगाल तक उसको यहाँ से अनाज ले जाने के लिए। इसीलिए एक मराठा डिच खुदा हुआ है बंगाल में, जिसको बोलता है मराठा डिच, बड़ा डिच, जो घोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो लोग बोर्गी था। दे यूज्ड टू प्लंडर बंगाल। सो अगर हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री हैज मजेदार चीज है। मैं यही तो कह रहा हूं, आप देखिए कहां से क्या क्या खुद के निकल रहा है। ये सब इतने दिन आप कहां थे कौशिक भट्टाचार्य साहब? ये सब नौजवान, ये पूरी पीढ़ी निकल गई, किसी को बताया नहीं होगा बंगाल वालों ने। लेफ्ट वालों से ही मेरा सवाल है, ये देखिए राजेंद्र जी, अभी भट्टाचार्य साहब ने जो इतिहास बताया, जो पन्ना उन्होंने निकाला है, कितना दिलचस्प है। कहां से बंगाल और कहां मराठा कैसे जोड़ा है उन्होंने, कितनी पुख्ता चीज रखी है। ये सब लेफ्ट 25 साल आप रहे, 15 साल दीदी, 30-35 साल, मतलब 35 साल आप रहे, 15 साल दीदी, मतलब 49-50 साल ये सब मामला दबाए रहे आप। ये बात ठीक नहीं थी, लेफ्ट की ये बात ठीक नहीं लगी साहब। बहुत इतिहास से खेला है आपने, और हिंदुस्तान को लेफ्ट और राइट में ऐसा बांटा है कि जो आज केरल में मुख्यमंत्री बने, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि लेफ्ट का काम असल तो कांग्रेस ही करती है। ये आज कहा है जो केरल के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा। खैर अच्छा लग रहा है कि लेफ्ट को अभी भी कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है, जबकि हम सरकार में भी नहीं है। और जहां तक इतिहास का बात है, श्याम प्रसाद जी थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में हमको लग रहा है धुरंधर वगैरह पिक्चर और अच्छा से देख रहे हैं। इतिहास पश्चिम बंगाल का ये रहा है, 1905 में जब ब्रिटिश ने बंगाल को 2 टुकड़ा बांट दिया था, वो रविंद्रनाथ टैगोर का बात कह रहे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरा बंगाल मुश्किल तो पश्चिम बंगाल नहीं था, बंगाल में बंग भंग का प्रतिवाद करके, हिंदू मुसलमान एकता जाहिर करके, रक्षा बंधन आंदोलन करके ब्रिटिशों को मजबूर कर दिया था पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान एकता करने के बाद कि वापस उसका राय को वापस ले। ये है पश्चिम बंगाल का इतिहास। पश्चिम बंगाल का इतिहास है, जब विक्टोरिया कॉलेज में दंगा होता है, वहां पर बच्चों पर जब आक्रमण होता है, तो ट्राम श्रमिक लोग दंगा के सामने अपना छाती खोल करके, मुसलमान ट्राम श्रमिक हिंदू बच्चों को बचाने के लिए वहां पर छाती खोल के खड़े रहते हैं। पश्चिम बंगाल का इतिहास ये है। और शुभेंदु अधिकारी जी वो बात बोलेंगे, 9 साल तक ममता जी के राज्य में शुभेंदु अधिकारी मंत्री थे। ममता बनर्जी की सरकार में शुभेंदु अधिकारी, ये भूलने से नहीं चलेगा। अभी जाकर के देख रहे बीजेपी के नेता हॉस्पिटल में जाके बोल रहे कि हॉस्पिटल खूब नोंगड़ा है, हॉस्पिटल बहुत गंदा है। आपको मालूम है हॉस्पिटल में स्वीपर का 68% पोस्ट खाली है। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी समस्या सबसे ज्यादा था, लेकिन 1 घंटा का चर्चा में 1 सेकंड के लिए भी बेरोजगारों का बात नहीं उठ रहा है। हॉस्पिटल में जीडीए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का 65% पोस्ट खाली है। बीजेपी के पास जाने से पहले राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कोई भी एक भी बेरोजगारों का बात नहीं हो रहा है। बात हो रहा है घुसपैठिया का, घुसपैठिया की बात बीजेपी कर रही है। बीजेपी के पहले 2009 में 1 मिनट, बीजेपी के पहले जब तथ्य बात और घुसपैठिया तथ्य देखिए, 2009 में 10,602
घुसपैठिया को बाहर भेजा गया था और अमित शाह के सरकार ने लास्ट 2025 में 3536 भेजने का हिम्मत नहीं अमित शाह का, भेजने का हिम्मत नहीं बीजेपी का। ये लोग बात करते हैं घुसपैठिया को बाहर भेजने का। 12 साल से तृणमूल कांग्रेस के एक के बाद चोरों को बीजेपी बचाते हुए है ताकि वो बीजेपी के अंदर पा जाए। नाराज के चोर शुभेंदु अधिकारी घुस लेते हैं टीवी सामने। मेरे पास एक ही 2 मिनट बचे, ज्यादा समय बचा नहीं है, वरना श्याम जी को आप चीफ मिनिस्टर ठीक बात है, आपने सवाल लग दिए, सारे जो चीजें छूट रही थी आपने कंप्लीट कर दिया, इसीलिए लेफ्ट की जरूरत है। मैं बिल्कुल लेफ्ट से बिल्कुल राइट में जाता हूं। श्याम प्रसाद जी, लेफ्ट के सवाल है, राइट से जवाब आना चाहिए और राइट जवाब आना चाहिए। बताइए बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे आप? जो लोक लुभावन है, मतलब देखिए अच्छा लगा, यूपी वालों को तो बहुत अच्छा लगता है, भगवा मतलब अपनी कुर्सी भगवा तौलिया डाला शुभेंदु अधिकारी ने, हमें अच्छा लगा। यूपी से हमारा यूं भी कनेक्ट है क्योंकि अजय पाल शर्मा वहां पर हैं, तो जब तक वो हैं तब तक हमें मजा आता रहेगा, कुछ ना कुछ एक्शन थ्रिलर दिखाते रहेंगे वहां बंगाल की जनता को, इस पे हमें पूरा भरोसा है उस आदमी पे। तो आप ये बताइए कि जो सवाल बाकी लेफ्ट की तरफ से आए हैं उसका राइट जवाब राइट की तरफ से क्या है? देखिए शेखर जी, पहले तो बताता हूं जी, ये भारत ही तो भगवा है, भारत तो भगवा का रंग है, या भारत को भगवा आप हिंदुस्तान बोल रहे हैं। इस हिंदुस्तान धर्म के नाम पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान को पाकिस्तान मत बनाइए, पाकिस्तान धर्म के नाम पे देश बना, हिंदुस्तान नहीं बना। हाँ श्याम जी आप बोले, राजन जी रुक जाइए, नहीं ऐसे बीच में नहीं, आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, बीच में नहीं राजन जी आप बोले, श्याम जी आपकी आवाज आ रही है। श्याम जी, ये हमारा इतिहास है, भगवा हमारे रंग रंग में बैठा है, त्याग का भारत है ये हिंदुस्तान है। जब डिवाइडेशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तब तो जाति देख के हुआ। अब भाई हिंदुस्तान बोलने से बहुतों को दर्द होता है, क्यों हिंदू बोला जाता है? अरे भाई देश ही तो इसे बटा हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वो पाक बोलते हुए वहां पे जाइए आप लोग, आपका तो जगह है वहां पे। हिंदुओं को लिए तो पूरा विश्व में जगह नहीं है, तो हिंदुओं को तो एक जगह है। और सीपीएम को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हाँ जल्दी, जब 72 में जब घुसपैठिए जब आए थे ना, तब ज्योति बसु ने दो बार उन लोग को बांग्लादेश में पुशबैक किया था, जितना किया था वो हिंदू को किया था। लेकिन मुसलमान जब आए तब ज्योति बसु ने नहीं किया, उन्होंने रख लिया वोट बैंक के लिए, लेकिन हिंदुओं को उन्होंने निकाला था। चलिए ठीक है, ये अपनी अपनी तरह से इतिहास कुरेदा जा रहा है। श्याम जी मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लक्ष्मी प्रसाद जी सवाल आपसे है, आप हालांकि मुझे कहा है कि बहकने के लिए मना किया है, लेकिन अभी संजय जी मैं बहकूंगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लक्ष्मी प्रसाद जी सवाल यह है कि ममता दीदी को हमने देखा कि वो चुनाव के बीच में, चुनाव से पहले भी यहां सुप्रीम कोर्ट आई, काला कोट पहन करके वकील के रूप में, उनके पास लॉ की डिग्री भी है ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी बात यहां, मतलब उन्होंने कानूनी लड़ाई यहां पर भी लड़ी। अभी आज की तारीख में वो पश्चिम बंगाल में अदालतों में जा रही हैं और उनका कहना है चुनाव बाद वाली हिंसा जो है उसमें अन्याय ना हो, न्याय मिल जाए वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों को लेकर के वो गई हैं। अब मेरा 2 सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी बारीकी को समझिएगा। ऐसा है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये 3 हैं हिस्से, चौथे स्तंभ। तो सवाल पूछना हमारा काम है, हम सवाल पूछे ले रहे हैं। देखिए जो विधायिका है, मतलब जनता ने अपना फैसला सुना दिया, तो वो हिस्सा भी गया टीएमसी के पास से। अब उसके बाद सरकार बदली, तो जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, विधायिका कार्यपालिका है, उसने अपना रंग बदल लिया, वो तो गिरगिट होते हैं वैसे भी। अब बची न्यायपालिका। और न्यायपालिका की साहब स्थिति यह है कि कई बार हमने देखा है, पता नहीं कहां से लोग रख के चले जाते हैं हमारे यहां, जजों के यहां 300-300 करोड़ रुपया आग में जल जाता है, वो पता चलता है। अब क्या है कि भाई जब आप 15-20 साल 50 साल इस टाइप से आप सरकार चलाएंगे, तो पता नहीं कौन कहां किसका बैठा हो, तो उसमें क्या आपको लग रहा है कि स्थिति होगी? बार बार कोर्ट में अब क्यों जा रही है ममता दीदी? क्या उन्हें प्रशासनिक तंत्र पर या सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? नहीं, देखिए ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे हम ये कहना चाहेंगे कि ममता बनर्जी या जो टीएमसी पार्टी है उसके लिए जो संकट अभी है 2026 में बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए हैं तो ममता बनर्जी के लिए प्लस टीएमसी के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। तो वो निश्चित तौर पे चाहेंगी कि जो है इस लड़ाई को जो है वो लार्जर एक इमेज देने की कोशिश करे, इसलिए ही जो वो कोर्ट का सहारा लेंगी, रास्ते पे भी आएंगी ताकि अपने अस्तित्व को बचाए रखें। और जनता ने अपना जो मैंडेट दिया है उसके हिसाब से कोर्ट भी बंगाल की कुछ समझ रही होगी, या मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार मनोभाव बदलते रहते हैं,
देखिए, जैसे माने जुडिशरी को लेकर हम ये कहेंगे कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके पास तो ये अधिकार है कि वो कोर्ट जा सकता है। अब उसके कोर्ट जाने के अधिकार को तो हम वंचित नहीं कर सकते, और ये राजनीतिक पार्टियों के पास भी अधिकार है। राजनीतिक मूल पीड़ा मुद्दा है। ये ठीक ठीक, ये आपने बढ़िया बता दिया कि पीड़ा भी दो तरह की होती है। एक होती है जो न्याय चाहता है, दूसरी राजनीतिक पीड़ा होती है। राजनीतिक पीड़ा, रगें दुखती रहें साहब, ये बात आज बढ़िया निकली इस चर्चा में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी, राजेंद्र जी, कौशिक भट्टाचार्य साहब, लक्ष्मी प्रसाद जी, संजय पांडे जी, मेरे ख्याल से आज बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छी चर्चा हम कर पाए। वजह यही थी कि जिस तरीके की स्थिति बंगाल में बदल रही है, जब कोई भी चीज बदलती है तो उसका असर हर जगह होता है। और देखिए कितनी नई चीजें, इतिहास के पढ़े पन्ने जो कभी फटे चिटे गुमनामी में खो गए थे, वो भी अब चर्चा में निकल करके सामने आ रहे हैं। न्याय की उम्मीद, राजनीतिक पीड़ितों को भी न्यायपालिका से उम्मीद जगी। न्यायपालिका को अब सही काम करना है। देखिए जनता ने अपनी तरह का एक सिनेरियो चेंज किया है। कभी नहीं थी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, अब बनी है। तो सरकार अपनी तरह से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम कर रही है। जनता ने जो फैसला लिया वो उम्मीद उसकी 4 मई को सामने दिख गई। अब उसके बाद जैसे जैसे ये सरकार आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे ये काम आगे कर रही है, उससे राजनीतिक दलों की रगों में जो दुखती रग हैं उनकी बढ़ती जाएंगी। सरकार अपनी रगों का दुख न बढ़े, उसका हिसाब किताब सही चले जनता की नजर में, उसकी चिंता करेगी। न्यायपालिका एक डॉक्टर की तरह है जिसको एक्सरे भी करना है, एमआरआई भी निकलवानी है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, पहले हुआ है, आज हो रहा है, उन सब पर नजर रखनी है। जैसे ही कोई पीड़ित पहुंचेगा तो पीड़ा बहुत है, लेकिन अच्छी चीज यह है कि लोकतंत्र में हमारी जनता जब उसकी पीड़ा बढ़ती है तो राजनीतिक दलों की दुखती रग पर हाथ रख देती है ताकि बिलबिला जाए। और राजनीतिक दलों की रग जब तक दुखती रहेगी तब तक जनता सुख चैन से जैसा देश वो चाहती है वैसा बनता रहेगा। नमस्कार। সব বিদ্যালয়ে বন্দে মাতরম সোমবার থেকে যে বিদ্যালয় শুরু করতে হবে সেই নোটিশটা জারি করবে। वंदे मातरम, क्योंकि ये लोग का स्टैंप पड़ गया ना, वो लोग बंगाल का पार्टी नहीं है। सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, अपने से तुलवा लो वो ज्यादा अच्छा होगा। मैं यूपी से 2 दर्जन जेसीबी मैं ऑर्डर दे चुका हूँ।